जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और फिट होंगे। ठीक है, तो इससे पहला वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिकली कैसे क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोगों ने कैसा देखा था कि जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो थ्रेड के फॉर्म में अवेलेबल होता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। लेकिन जैसे ही एक सेल डिवाइडिंग फेज में आता है, बेसिकली जो क्रोमैटिन है उसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। और उसी कंडेंसेशन की वजह से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है ना। उसमें उन्होंने देखा था कि बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम है वो कॉइल करता है और सोलेनॉइड में कन्वर्ट होता है। सोलेनॉइड के अंदर फर्दर कॉइलिंग होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर सोलेनॉइड। किसमें, सुपर सोलेनॉइड। और सुपर सोलेनॉइड में जब कॉइलिंग होता है तो वो कन्वर्ट होता है क्रोमैटिन में, और क्रोमैटिन में जब कॉइलिंग होता है तो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होता है, और क्रोमैटिन फाइबर में जब कॉइलिंग होता है तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज क्रोमोसोम। समझ में आया। ये जो कंडेंसेशन मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो कंडेंसेशन मैं बता रहा हूँ ध्यान में रखना, ये जो कंडेंसेशन हुआ है ये ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज में हुआ है। ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज में, नॉन डिवाइडिंग फेज में तो वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ही न्यूक्लियस में बिखरा होता है। समझ में आया, ओके। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ठीक है, अब ये जो हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर है और जो यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर है ये हमें तभी देखने को मिलता है जब कंडेंसेशन हो रहा होता है। जब ड्यूरिंग कंडेंसेशन, क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग कंडेंसेशन हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आया, ओके। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो पहले समझो, क्या सर क्या समझे, यही कि इनिशियली क्या रहने वाला है, हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कॉइलिंग ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। धागा देखियो, वो जो मम्मी सिलती है सुई धागे से, है ना, तो धागा होता है इनिशियली कैसा होता है, अगर मैं उसको उलझा दूं, अगड़म बगड़म करके उलझा दूं तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। इसी का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। और यही किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है ना। बेसिकली यही हम लोगों ने कल देखा था, है ना। तो ये जो कंडेंसेशन है क्या ये डायरेक्टली हो जाता है, नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है उसमें। मैंने कॉइलिंग बताया था, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग होता है। तो इस दौरान जो है ना, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग कंडेंसेशन हमें एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है यूक्रोमैटिन वाला और एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है हेट्रोक्रोमैटिन वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, देखेंगे वही चीज़। ठीक है, अब समझो इसको, देखो मान लो इनिशियली ये थ्रेड था, ठीक है। अब जब और ज़्यादा ये कॉइलिंग होगा तो क्या ऐसा नहीं होगा, कहीं पर कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर कॉइलिंग ज़्यादा होगा और कहीं पर कॉइलिंग ऐसे ऐसे होगा, है कि नहीं। कहीं पर कॉइलिंग ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कॉइलिंग कम हो रहा है। अरे हाँ या ना, तो मुझे बताओ, जहाँ पर ज़्यादा कॉइलिंग होगा, जहाँ पर ये डीएनए का पूरा थ्रेड था ना, जब ये कंडेंसेशन होगा तो हो सकता है ना कि कहीं पर कॉइलिंग ज़्यादा हो जाए, कहीं पर कॉइलिंग कम रहे। अरे एग्जाम्पल बताऊँ, नहीं समझ में आ रहा है सर, ठीक है समझो, धागा ले लो, क्या ले लो आप, बहुत बड़ा धागा ले लो, ठीक है। उसके बाद उसको मोड़ दो, आप क्या कर दो, उसको आप मोड़ दो। मोड़ने के बाद आप क्या करो पता है, उसको अलग करने की कोशिश करो। जब उस धागे को आप अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जब अलग करोगे तो क्या होगा, गांठ बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, गांठ बन जाएगा। क्या उस गांठ में सिर्फ एक ही धागा होता है, नहीं, बहुत सारे धागे मिलते हैं और तब जाके गांठ बनता है। अरे हाँ ना, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये डीएनए थ्रेड अपने आप को कंडेंस कर रहा होता है तभी यहाँ पर हमें कंडेंसेशन के दौरान कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एकदम गांठ की तरह दिखाई देते हैं। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ये कैसा है, यहाँ पर ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया है। क्या हो गया है, ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया है, और यहाँ पर थोड़ा कम कंडेंस हुआ है, कहीं पर कम कंडेंस हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करो आप, उस धागे को जब छुड़ा रहे थे धागे को तो गांठ बन गया था। मान लो सफ़ेद धागा ले लिया मैंने, क्या लिया है, सफ़ेद धागा। अब मैंने उसको क्या कर दिया, एकदम जंबल कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, पूरा जंबल कर दिया। अब जंबल करने के बाद जब मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, गांठ बन जा रहा है। अब क्या करता हूँ पता है, मैं उस धागे को मैं कोई एक बाल्टी लेता हूँ, उसमें कलर रख देता हूँ, ठीक है, कलर बना के रखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ, जो धागा जो मैंने लिया है उसमें डुबाता हूँ। अब डुबाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको निकालूंगा। तो जब मैं निकालूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि जहाँ पर बेसिकली गांठ बना हुआ है वो स्ट्रक्चर कुछ डार्क डार्क दिखाई देगा। अरे हाँ या ना,
जहाँ पर भी गांठ बना होगा वो हमें ज़्यादा डार्क कलर दिखाई देगा, वहाँ हमें डार्क कलर देखने को मिलेगा। जहाँ पर गांठ नहीं होगा वहाँ पर हमें लाइट कलर देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा ना? हाँ या ना? उसी तरीके से जब इस क्रोमैटिन का स्टेनिंग किया गया, क्या किया गया? स्टेनिंग किया गया, तो क्या देखने को मिला? ये जो कंडेंसेशन हो रहा है वहाँ पर कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर एकदम डार्क कलर दिख रहा है, कहीं पर हमें डार्क कलर दिख रहा है और कहीं पर हमें लाइट कलर दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके, अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं सबसे पहला हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? सबसे पहले हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में। ठीक है ना? तो सुनो इधर, जो गांठ बना था, जहां जहां गांठ बनेगा उसको क्या बोला? हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोल दिया? हेटेरोक्रोमैटिन। और जहां पर गांठ नहीं बना है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला? यूक्रोमैटिन। बस इतना सा कंसेप्ट है, खत्म। यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। समझ में आए? जहां जहां गांठ बन रहा है वहां हेटेरोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर, जहां जहां गांठ नहीं बन रहा है वहां यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब देख लो, अब आपका टेक्स्ट बुक क्या बोलता है, आपका एनसीईआरटी क्या बोलती है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आया क्या? ओके, देखो इधर, ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है, क्या बोल रहा हूँ, ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है, इस टर्म को किसने दिया है? हिट्स नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया है? हिट्स नाम के साइंटिस्ट ने। तो हेटेरोक्रोमैटिन टर्म इज गिवन बाय हिट्स। डन है क्या? पक्का? ओके, इधर आ जाओ। अब देखो इधर, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है क्या, जहां जहां गांठ बनेगा वहां वहां डार्क कलर दिखाई देगा। तो ये बोल रहा है हेटेरोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर का अपीयरेंस कैसे रहने वाला है। देख लो, कुछ भी अलग बताया क्या? नहीं, जो चीज बता रहा हूं वही सब लिखा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, तो हेटेरोक्रोमैटिन का जो अपीयरेंस है वो कैसा है? डार्क है। कैसा है? डार्क है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब मुझे बताओ, जहां जहां गांठ बनेगा क्या वहां पर धागा बहुत ज्यादा होगा? जहां जहां गांठ बनेगा वहां वहां धागा बहुत ज्यादा होगा। तो धागा होगा वो बहुत ज्यादा उलझा होगा ना, तो बहुत सारे धागे वहां पर होंगे। अरे हाँ या ना? इतना क्लियर है कि नहीं चलेगा? अच्छा, हम लोग जानते हैं ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन अगर मैं इतना सेगमेंट काट लूँ तो बेसिकली इस क्रोमैटिन पर है क्या? बेसिकली इसमें कुछ और नहीं बल्कि जीन्स है। क्या है इसके अंदर? जीन्स है। तो अगर उस धागे में जहाँ जहाँ गांठ बना है वहाँ ज़्यादा धागा है, उसका अगर एग्जाम्पल हम लोग इसमें अगर कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ डार्क कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ पर क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस है। जब क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस है तो डेफिनेटली कंडेंस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जीन्स भी होंगे। तो ध्यान में रखना, ये हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर 2 से 3 गुना ज़्यादा डीएनए देखने को मिलता है एज कंपेयर टू यूक्रोमैटिन। क्या याद रहेगा? हेटेरोक्रोमैटिन टर्म गिवन बाय हिट्स। हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर ध्यान में रखना 2 से 3 गुना ज़्यादा डीएनए आपको देखने को मिलता है। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है उसका अपीयरेंस कैसा है? डार्क है। कैसा है? डार्क है। डन है क्या? ओके। अब ध्यान सुनो, हेटेरोक्रोमैटिन है क्या? बेसिकली हेटेरोक्रोमैटिन कुछ और नहीं बल्कि क्रोमैटिन ही है। क्या है? क्रोमैटिन ही है, लेकिन कैसा? मोर डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? मोर डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर। जहां पर डेंस कंडेंसेशन ज्यादा होगा वहां पर डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो वही क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन। अब सुनो इधर, जहां पर गांठ बनता है क्या आप उसको आसानी से खोल पाओगे? जहां पर गांठ बना है क्या आप उस स्ट्रक्चर को आसानी से खोल पाओगे क्या? नहीं खोल पाओगे ना। मुझे बताओ, जब स्ट्रक्चर को आप आसानी से, क्रोमैटिन को आप आसानी से नहीं खोल पाओगे तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन आसानी से हो पाएगा? अरे नहीं हो पाएगा, उलझ जाएगा, है ना। सबसे पहले वो ओपन होगा, ओपन होने के बाद फिर डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, तब जाके रेप्लिकेशन होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जहां पर भी हेटेरोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रोमैटिन पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इनएक्टिव, क्योंकि वहां पर गांठ बना हुआ है, क्रोमैटिन अलग होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए क्या है? स्लो रेप्लिकेटिंग है। क्या है? देखो, रेप्लिकेशन तो होगा लेकिन कैसा होगा? स्लो होगा। किसके कंपैरिजन में? यूक्रोमैटिन के कंपैरिजन में। समझ में आया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 ही क्वेश्चन बनने का चांस है, या तो ये वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन। क्या ध्यान में रखोगे? यूक्रोमैटिन बेसिकली ऐसा क्रोमैटिन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरा, हेटेरोक्रोमैटिन जो है बेसिकली वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। जेनेटिकली इनएक्टिव क्यों होता है? समझ में आया? क्योंकि वहाँ पर गांठ रहने वाला है, आसानी से अलग नहीं होगा, तो रेप्लिकेशन क्या होने वाला है? स्लो होने वाला है। वही चीज़ तो लिखा हुआ है। समझ में आया? अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन वाला स्ट्रक्चर है ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? किस जगह देखने को मिलता है क्रोमोसोम में? तो देखो इधर,
ये है क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम। अरे यही है ना क्रोमोसोम, बोलो हाँ या ना। यस सर, ये क्या है? क्रोमोसोम। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है सर, क्या बना दिया आपने? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्रोमोसोम हमने ऐसा नहीं देखा है सर। अरे ऐसा देखा होगा तुमने। ये लो, अब तो सही है ना? ओके, अब ध्यान सुनो, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है ना, जहाँ पर बेसिकली ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो है ये कहाँ अटैच हो रहे हैं? इस पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रोमियर। ठीक है ना, क्रोमैटिड। इसे, ये जो क्रोमैटिड है बेसिकली, ये जो क्रोमैटिड है ये क्या है? बेसिकली जहाँ पर ये अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, वो क्या है? बेसिकली क्या है? सेंट्रोमियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो जहाँ पर सेंट्रोमियर रहने वाला है, जहाँ पर सेंट्रोमियर रहने वाला है, वहाँ पर आपको हेट्रोक्रोमैटिन रीजन देखने को मिलेगा। दूसरा, ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रैंड है बेसिकली, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके टॉप पर, ठीक है, इसका जो टॉप वाला हिस्सा है, मतलब एकदम एंड वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? टीलोमेरिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टीलोमेरिक रीजन कहते हैं। और इसी टीलोमियर रीजन पर, इसी टीलोमियर रीजन, जो क्रोमैटिड है ना, इसी टीलोमियर रीजन पर आपको बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन रीजन देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखना, क्या हेट्रोक्रोमैटिन रीजन कहाँ पर अवेलेबल है? एक तो सेंट्रोमियर में और दूसरा टीलोमियर में। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या? एक बार फटाफट बोलूँ, फटाफट बोल दूँ क्या? क्रोमैटिन जब कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंसेशन के दौरान कुछ जगह ज़्यादा क्रोमैटिन उलझ गया, कहीं पर एकदम खुला खुला है, तो जहाँ पर ज़्यादा उलझ गया उसे मैं क्या बोल रहा हूँ? हेट्रोक्रोमैटिन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हेट्रोक्रोमैटिन। जहाँ पर ज़्यादा उलझेगा वहाँ पर ज़्यादा क्रोमैटिन कंडेंस होगा, ज़्यादा कंडेंसेशन होगा तो ज़्यादा डीएनए अवेलेबल रहेगा, ज़्यादा जीन्स अवेलेबल रहेंगे, है कि नहीं? हाँ या ना? ओके, अब यहाँ सुनो, सिंस जब मैं उसका स्टेनिंग करूंगा तो जहाँ पर ज़्यादा गांठ बना हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ है, उसका अपीयरेंस कैसा होने वाला है? डार्क होने वाला है। कैसा होने वाला है? डार्क होने वाला है। और जहाँ पर गांठ बना रहेगा वहाँ पर 2 से 3 गुना ज़्यादा डीएनए देखने को मिलेगा। ओके ओके, ठीक है, ध्यान में रखना। हेट्रोक्रोमैटिन जहाँ पर गांठ बना हुआ है उसको खोलना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं होगा तो डेफिनेटली डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो भी कैसा होने वाला है? स्लो होने वाला है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इनएक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इनएक्टिव। डन है। इसका उल्टा कह दो, क्या मिल जाएगा? यूक्रोमैटिन। क्या बन जाएगा? यूक्रोमैटिन। अब यूक्रोमैटिन क्या है? देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। ऐसा क्रोमैटिन जहां पर स्ट्रक्चर कैसा हो? लूजली पैक्ड हो। लूजली पैक्ड हो मतलब एकदम ढीला ढीला, जहां पर धागा एकदम तेजी अच्छा खुला हुआ है, वही रीजन क्या है? यूक्रोमैटिन है। क्या है? यूक्रोमैटिन। यानी नॉन कंडेंस स्टेट, यह है मोर कंडेंस स्टेट, यह है मोर कंडेंस स्टेट, यह है लेस कंडेंस स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? क्या है? लेस कंडेंस स्टेट। डेफिनेटली लेस कंडेंस स्टेट, खुला खुला एकदम आसानी से दिख रहा है। दैट इज अपीयरेंस कैसा होने वाला है? लाइट होने वाला है। कैसा होने वाला है? लाइट होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंस एकदम लाइट है, एकदम सब कुछ धागा खुला हुआ है, आराम से रेप्लिकेशन हो जाएगा, होले होले हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? होले होले हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ओके, सिंस जब धागा एकदम आराम से है, डीएनए रेप्लिकेशन आराम से हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्टिवली हो रहा है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव। क्या बोलेंगे? जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव। क्यों जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव? बिकॉज ऑफ लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। अब जहाँ पर डेफिनेटली कोई चीज़ ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पर रेप्लिकेशन भी कैसा होने वाला है? फास्ट होने वाला है। कैसा होने वाला है? फास्ट होने वाला है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ओके, एकदम आसान टॉपिक, मज़ा आ गया होगा, है ना? ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? आज का छोटा लेक्चर है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में। ठीक है? ओके, तब तक क्या करना है? रिवाइज कर लेना है, पिछला लेक्चर भी रिवाइज करना है। अगले लेक्चर में हम लोग अच्छा टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन को समझने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर रिवाइज करके आना। क्या? सेंट्रल डोग्मा और इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, क्योंकि हम लोग अगले लेक्चर में सिर्फ डीएनए 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 के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? ओके बच्चों, जय हिंद।